सिस्टम को सीख रहे हैं और बिगनर पिन अचीवर हैं और बहुत ही कभी जो है आने वाले समय में उनकी भी आप कहानी सुनेंगे तो बहुत शानदार कहानी उनकी रहेगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी, आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। और सिस्टम की परंपरा के अनुसार मैं अपना नाम परिचय कर दूं। मेरा नाम रिम्पी भट्ट है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऊखीमठ से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं वर्तमान में देहरादून में रह रही हूँ। सीख रही हूँ मैं भी इस खूबसूरत से सिस्टम को अपनी ग्रेट अपलाइनों के साथ। और मेरी अपलाइन में आते हैं श्रीमती संगीता उनियाल दीदी और श्रीमान आदरणीय नेगी जी हैं। और हम सब के ग्रेट अपलाइन आदरणीय बीबी मैठानी भैया हैं, जो कि हम सभी को पूरी टीम को बहुत सपोर्ट उनका रहता है। मैं भैया को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और स्पेशली मुझे तो बहुत सपोर्ट भैया का मिला है। शायद भैया का एक अच्छा फॉलोअप नहीं होता तो शायद आज मैं इस सिस्टम में नहीं होती। तो मैं भैया को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन में आने के लिए। और ग्रेट अपलाइन आदरणीय हम सब की चहीती टाइगर टीम की शान सुषमा बिष्ट दीदी, जिन्होंने ये प्रूफ किया कि महिलाएं भी बड़ा काम कर सकती हैं। तो मैं ऐसे अपनी अपलाइन सुषमा दीदी को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है उनका। तो मतलब कहते हैं ना कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना। मेरे जीवन में ये मानती हूँ, एक मेरी माँ है जिसने जन्म दिया, लेकिन दूसरी माँ वो है जिसने जीवन को सही तरीके से जीना सिखाया। तो मैं दीदी को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। आज अगर आपके बीच में दो शब्द बोलने के योग्य हुई हूँ तो ये भैया की एजुकेशन की वजह से है, भैया के सपोर्ट की वजह से है। क्योंकि शुरुआत में बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं था अपना कि हम लोग कुछ ऐसे बैकग्राउंड से हो कि कोई बहुत ज्यादा इस प्रकार से बोलने की स्पीच देने की कोई वो हो। तो क्योंकि जब स्कूल में थे तो आती है स्कूल में जब समाचार बोलने की बारी रहती है, कभी नैतिक शिक्षा बोलने की बारी रहती है, तो उस समय बहुत दिन तक तो मतलब कभी जो है छुट्टी कर देते थे कि जाना ही नहीं है, कभी प्रेयर में ही बहाना कर देते कि हमें चक्कर आ गया, और मतलब बहुत सारे बहाने करते। लेकिन ये रहता था कुल मिलाकर कि मंच पे नहीं जाना है और इतने सारे लोगों के सामने नहीं बोलना है। तो ऐसा ही था और बहुत घबराहट होती थी। तो लेकिन आज जो है आप सभी के बीच में बोल पा रही हूँ तो भैया की एजुकेशन की वजह से है। तो भैया को भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और साथियों, कहानी जो है अब बनेगी, अभी तो जो है शुरुआत कर रहे हैं। और आरसीएम बिजनेस में जो यहाँ पे टिकी हुई हूँ तो ये जो है मेरी ग्रेट अपलाइनों के वजह से है। क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं आरसीएम बिजनेस में और आप लोगों को मिलता होगा सुनने के लिए कि हमने करके छोड़ दिया। तो मेरे जीवन में भी इतनी मेरी ग्रेट अपलाइन नहीं होते तो शायद आज मैं भी इस सिस्टम में नहीं होती। तो वैसे आरसीएम बिजनेस जो है मेरे जीवन में जो है 2009 में मैंने आरसीएम का नाम सुना था। उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी और मेरे दोस्त के पापा थे, उनका आरसीएम का सेंटर था। तो उन्होंने मुझे बताया था इस सिस्टम के बारे में कि बेटा बहुत अच्छा सिस्टम है और आप भी बोलो अपने पेरेंट्स को इस काम को करने के लिए। मैंने कहा उन्हें ठीक है, मैं पक्का बोलूंगी। मैंने जब अपने घर पे आकर बात किया, क्योंकि अच्छा लगता था। हम लोग एक जहां से मतलब जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ तो मैं एक ऐसी जगह से थी कि कोई बहुत ज्यादा हाई फाई फैमिली नहीं थी। तो मैंने वहां से जब मैंने घर पे आई, मैंने अपने घर वालों से माँ पापा से बोला कि एक इस प्रकार ऐसा सिस्टम है, ऐसी कंपनी है और वहां से ही लेंगे। उनके घर में बहुत सारा सामान है, उनके अपने घर के अंदर ही दुकान है, तो आप भी कर लो। तो घर वालों ने बोला कि बड़ी मुश्किल से तो जो है तुम्हें 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं, दूध बेचकर जो है तुम्हें पाल रहे हैं, और ये 1500 रुपया कहाँ से लाएंगे हम पैंट कमीज खरीदने के लिए। और 1500 का अगर पैंट कमीज खरीद भी लेंगे तो पहनेगा कौन वो पैंट कमीज को। तो मैंने कहा बात तो सही है, फिर दोबारा कभी कुछ नहीं बोला और भूल गई फिर मैं आरसीएम का नाम। लेकिन 2019 में जो है जैसे ही फिर से मुझे पता चला कि एक बहन थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक आरसीएम कंपनी ज्वाइन करेगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूंगी। उसने मुझे यही बोला कि बोला सब मना करते हैं, तुमने एकदम से हाँ कैसे बोल दिया। तो मैंने कहा मैंने बहुत पहले सुना है इसका नाम और उस समय करना चाहती थी, लेकिन जो है
घर से मतलब कुछ फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे अभी जो है करना है इसको शुरू। तो मैंने उसको सीधे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, और उस समय जो है 1,000 रुपये की ज्वाइनिंग, 1,000 रुपये का सामान खरीद कर ज्वाइनिंग हो जाती थी। तो लगभग 1200-1300 का सामान खरीद कर मैंने भी ज्वाइनिंग कर दी। और अब ये था कि काम तो शुरू कर लिया है। अपलाइन की वेलकम कॉल आई, और उन्होंने वेलकम किया। ये योगेंद्र रावत भैया की कॉल आई मेरे पास, और उन्होंने वेलकम किया कि इतनी बड़ी टीम है, ये वो मतलब जैसा कहते हैं, और हम जो है इस काम को कर रहे हैं। तो मैंने कहा इतनी बड़ी टीम है तो फिर मुझे ही क्यों फोन कर रहे हो, अपनी टीम को कर रहे हो, उससे अच्छा। क्योंकि मतलब सामान तो ले लिया, लेकिन हमारा ये रहता है दिमाग में कि यार सामान खाकर बिजनेस कैसे हो सकता है ना। ये लोग बोल रहे हैं पैसे कमाओ, तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे ये था उस समय कि सिर्फ सामान खरीदना है, और अपने बच्चों के लिए जो है मुझे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा सामान की जरूरत है। तो उससे जो है सबसे पहले तो यही हुआ कि जब मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया, तो उस महीने मुझे ऐसे लगा कि यार बच्चों के इम्यूनिटी पे असर पड़ रहा है, बच्चे बीमार कम हो रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं यहीं से सामान लूंगी। लेकिन अगले महीने मेरी जो अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, उन्होंने कहा कि भाई छोड़ दो। मैंने कहा क्यों छोड़ दूं? बोला कि यार पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जब मुझे ज्वाइन करवाया, जिस महीने उन्होंने खुद ज्वाइन किया, और अपनी ज्वाइनिंग के साथ साथ जो है मुझे भी ज्वाइन करवाया, और शायद 4-5 लोगों को और ज्वाइन करवाया। तो ये चीज जो है जरूर आप समझने का प्रयास है, क्योंकि जब उन्होंने 4-5 लोगों को और ज्वाइन करवाया, तो वो लोग उनके पीछे पड़ गए कि पैसे कब आएंगे। शुरुआत में आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप एक ज्वाइनिंग लगाते हैं, वो बोलते हैं काम करेंगे नहीं करेंगे, अगले महीने सामान लाएंगे नहीं लाएंगे, लेकिन बोलते हैं कि पैसे कब आएंगे। तो उनके साथ भी वही हुआ, और वो बेचारी जो है फंस गई। अब क्योंकि जिसको खुद ही नहीं पता पैसे कब आएंगे कैसे आएंगे, और उनको कोई बोलेगा कि पैसे कैसे आएंगे, और हम लोगों को ऐसे लगता है कि यार हम इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये काम ही नहीं होगा, और हम लोग जो है जल्दबाजी में नए लोगों के चक्कर में खुद ही सिस्टम को छोड़ जाते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया कि बोला पैसा नहीं आ रहा है रिम्पी छोड़ दो। मैंने कहा मुझे नहीं छोड़ना, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं सिर्फ सामान लाऊंगी, और मैं आगे कुछ नहीं करूंगी, लेकिन जो है मैं जो है सामान कंटिन्यू रखूंगी। उस उन्होंने बोला ठीक है तुम लो, लेकिन कल के दिन मुझे कुछ मत बोलना। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तो उन्होंने जो है आरसीएम को छोड़ ही दिया शायद, मतलब दोबारा कभी उसके बारे में मेरे से बात ही नहीं की। अब मेरे साथ जिनके साथ मतलब मैंने शुरू किया था, तो उन्होंने ही जब छोड़ दिया, तो फिर जो है मतलब कहाँ से, लेकिन उन्होंने जो है मुझे मेरा कांटेक्ट करवाया था नेगी जी से। और मैं धन्यवाद करती हूँ उनका। वो कंटिन्यू मतलब वहां पे चैलेंज भी था उस टाइम पे पिकअप सेंटर का, लेकिन वो हमेशा मेरे कमरे तक मेरा सामान पहुंचा देते। जो भी मुझे सामान की जरूरत होती मैं उनको फोन करती, और वो मेरा सामान मुझे पहुंचा देते। और वो कई बार बोलते भी थे कि काम करो, इसमें काम करना है, बहुत अच्छा है। मैं मतलब हमेशा ऐसे ही इग्नोर करती और ज्यादा ध्यान नहीं देती थी उनकी बातों पे भी। तो वही होता है जो सामान वगैरह लेता रहता है। तो अपलाइन हर कोई चाहती है कि यार तुम जीवन में कुछ करो, आगे बढ़ो। और मुझे अपलाइन की कॉल आने लगी। कॉल आई तो 1-2 दिन थोड़ा सा बात की, लेकिन जब मुझे ऐसे लगा कि यार उन्होंने बोला कि लोगों से बात करना शुरू कर दो, अपने अड़ोस पड़ोसियों से। मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ, बात करने में क्या जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने सारे अगल बगल वालों से बोला, 4-5 लोग थे जिनमें से माफी चाहती हूँ, लेकिन जिनमें से एक लक्ष्मी मौसी जो आज स्टार पिन है वो भी थे। तो सबने बोला कि, किसी ने बोला हमने करके छोड़ दिया, किसी ने बोला हम क्यों करेंगे। जैसे मौसी अपनी कहानी में भी बताते हैं कि मेरा यही रहता था कि मेरी खुद की दुकान है, मैं क्यों करूं। तो उनमें से एक मौसी जी भी थे, और 4-5 और भी थे उधर अगल बगल। सबने मना कर दिया। किसी ने बोला कैंटीन की फैसिलिटी है, किसी ने बोला मेरे जीजा जी ने किया, किसी ने बोला मेरे चाचा ने किया, किसी ने बोला, एक मौसी और लगती थी, उन्होंने बोला तेरे चाचा ने कब का करके छोड़ दिया। तो मुझे लगा ये काम नहीं चलेगा, और अब जो है मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैंने सीधे जो है उसके बाद अपलाइन का नंबर, सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने कहा अब काम तो कुछ हो नहीं रहा, अपलाइन मुझे फिर से कॉल करेंगे, क्या हुआ, तुमने बात की, क्या बोला। उससे अच्छा जो है मुझे काम ही नहीं करना है, और इनसे बात ही नहीं करनी है, चुपचाप अपना सामान खाऊंगी। कभी भी जल्दबाजी में हमें जो है
फैसला नहीं लेना है। हमें हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मतलब हम कुछ लोगों को बोलते हैं और वो मना कर देते हैं तो हम गुस्सा कर देते हैं, और गुस्सा करने के बाद जो है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। खैर मेरे भी अभी तक मतलब शुरुआत की लिस्ट जिन्होंने मना किया उनके साथ में उस समय नाराजगी इतनी बढ़ गई कि अभी तक बात नहीं होती है। तो ये हुआ है, मैं कभी जल्दबाजी में नहीं फैसला लेना है। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने जो है उनका अपलाइन का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। लेकिन अगर हमें जो है अपलाइन, उसके बाद भी मैं सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ भैया का, बीबी मैठानी भैया का, जो कि जनवरी के महीने की बात है, 2020 में, हाँ 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन 2020 जनवरी में जो है वो फिर से मेरे रूम पे आए और उन्होंने बोला कि बुली हम तुम्हें फोन करते हैं और तुम फोन क्यों नहीं उठाते हैं। और जो भैया ने मतलब वो शब्द बोला कि भूली तुम्हें फोन करते हैं तुम फोन नहीं उठाते, मतलब इतना अच्छा लगा कि यार इन्होंने मुझे बहन बोला, भूली बोला, पता नहीं मतलब मैंने इनके साथ ऐसा क्यों किया, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा। क्योंकि पहले जो है योगेंद्र रावत भैया मुझे फोन करते थे, वो बहुत ज्यादा कॉलिंग करते थे, तो फिर जो है मैंने उनका फोन नहीं उठाया, उनका नंबर पहले ब्लैक लिस्ट में डाला। और फिर जो है मैठानी भैया का कॉल मेरे पास आया तो मुझे लगा शायद किसी ने इसको बोला होगा कि अब मेरा फोन ये नहीं उठा रही, अब तुम करो इसको फोन। तो भैया का फोन भी जैसे आया, मैंने कहा पक्का ये लोग तो आपस में मिले हुए हैं, अब इसका भी फोन नहीं उठाना है, और सबका नंबर जो है बंद कर दिया। लेकिन कंटिन्यू मैं अपनी परचेज करती रही, मैंने अपनी परचेज को कभी भी नहीं छोड़ा। और ऐसे ही जो है जनवरी 2020 में मैठानी भैया फिर से आए मेरे रूम पे, नेगी जी और मैठानी भैया और रावत भैया, और उन्होंने जो है, मैठानी भैया ने मुझे सिस्टम के बारे में बताया, प्लान दिखाया। और मतलब प्लान शो करते हैं, मैं सच में, क्योंकि भैया ऐसे लगते थे कि सीधे साधे हैं और ज्यादा मतलब बातचीत नहीं करते, तो मुझे ऐसे लगा यार मतलब ये आदमी, और मतलब भैया को देख के लगा कि यार ये आदमी, इनको इतना ज्यादा कैसे पता, मैं तो नहीं कर पाऊंगी ऐसा, और ये तो इतने अच्छे से बता रहे हैं, मैं कैसे बता पाऊंगी। लेकिन भैया ने मुझे बताया कि लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया, और मैंने जो है उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगी। और भैया ने जो है जब बात की तो मैंने सबके नंबर फिर ब्लैक लिस्ट से हटा दिए। और मैंने कहा पता नहीं भैया बच्चे क्या करते हैं, वही छेड़ते रहते हैं फोन, जबकि मेरे पास उस समय कीपैड वाला फोन था, ऐसा भी नहीं था कि कोई एंड्रॉइड फोन होगा। और भैया ने बोला कि हाँ, क्यों हम लोगों के जो बहाने होते हैं ना, हमें भैया कहते हैं कि हमें बहाने भी सामने वाले के एक्सेप्ट करने चाहिए, ये नहीं, हाँ, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट बता दे कि ये तुम्हारे बहाने हैं तो उनको बुरा लग सकता है। तो भैया ने बोला हाँ आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो उन जैसे ही खोला तो उसके बाद फिर से जो है अपलाइन मुझे उस समय ऊखी मठ में एक प्रोग्राम था, जरनैल सिंह खालसा जी का एक प्रोग्राम था ऊखी मठ में जनवरी में, और भैया लोग मुझे उस प्रोग्राम के इनविटेशन को देने के लिए भी आए थे। तो उन्होंने कहा था कि 100 रुपये का टिकट है और आप जो है जरूर आना उस प्रोग्राम में। और पहले तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला 100 रुपये का टिकट है, मेरे माइंड में आया, मैंने कहा 100 रुपये देकर और तुम लोगों को सुनने आना है जिनको मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। फिर मैंने बहाना बना दिया मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं और मैं उस प्रोग्राम में नहीं गई, मैं कहीं और चली गई उस दिन घूमने, लेकिन खालसा जी के प्रोग्राम में नहीं गई। आसियम का सेमिनार अटेंड नहीं, क्योंकि वहां पे 100 रुपये लग रहे थे। अब होता ही है शुरुआत में, होता ही है कि यार एक तो हम तुम्हारे सेमिनार में आ रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि हम जो हमें इनवाइट कर रहे हैं हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, और ऊपर से जो है यहाँ पे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। किस बात के पैसे थे, मैंने प्रोग्राम ही अटेंड नहीं किया। लेकिन फरवरी 2020 में जो है, मतलब 2020 तक तो फिर भी मतलब सब कुछ एकदम, मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे काम करने की भी जरूरत है। लेकिन फरवरी 2020 में मेरी लाइफ में एक ऐसा कोई इंसिडेंट बना कि जहां से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब मुझे अपने बच्चों को खुद संभालना है। और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मतलब ऐसा भी दौर था कि जब डिसीजन नहीं ले पा रही थी मैं अपनी लाइफ में कि जिंदगी को आगे कंटिन्यू करना है या यहीं खत्म कर दें। मतलब बहुत बार होता है जिंदगी में ऐसा, लेकिन मेरे मन में एक ही बात आई कि यार मैं अगर ऐसा कुछ डिसीजन ले लूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और सच बताऊं कभी ऐसा भी लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए कि जहाँ पे कुछ ऐसा तरीका हो कि जहाँ पे बच्चे भी ना रहें और खुद भी ना रहूं, फिर किसके लिए जीना है। तो लेकिन परमात्मा हमारे लिए जो सोचता है ना, तो वो बहुत कुछ अच्छा ही सोच के रखता है। और फिर मेरे मतलब बहुत संघर्ष किया अपने आप से ही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
और जब मतलब क्योंकि एक महिला क्या होती है ना, उनको सबसे कहते हैं ना, सबसे ज्यादा डर इस चीज का होता है कि यार अपना स्टेटस मेंटेन रखने का। पहले तो खैर सभी को होता है, लेकिन ये होता है कि यार हमारी कमजोरियां किसी को पता ना चले और कहीं कोई हमारे बारे में कोई बातें ना बनाए। तो मतलब इस प्रकार का मेरे अंदर भी था, और मुझे भी ये था कि नहीं, किसी को बताना नहीं, अंदर ही अंदर मतलब इतना घुट घुट के जीने लगी थी कि 1 महीने के अंदर 9 किलो वेट कम हो गया। और मुझे फिर ये टेंशन होने लगी कि यार मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे ही कुछ बीमारी हो जाए, और मैं जो है आगे मतलब अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। लेकिन भगवान मतलब कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं ना कि जहां से हमें सीख मिलती है। तो सन 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, और उस टाइम उस आपदा से आप सभी लोग परिचित होंगे, तो उस टाइम पे मेरे मन में कुछ ऐसे ही विचार आया, क्योंकि वहां पे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी अप्रैल में शादी हुई थी, किसी की जनवरी में शादी हुई थी, और केदारनाथ में जो है जब उनके हस्बैंड की मतलब वहां पे डेथ हो गई थी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आया मन में कि यार लाइफ में हमारे पास कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए कि जो विषम परिस्थितियों में हमारे काम आए। और मैंने उस समय जो है डिसीजन लिया सिलाई सीखने का। और मैंने सिलाई सीख ली थी 2013 में, और वो 2013 में सीखी हुई सिलाई मुझे काम आई 2020 में। तो जैसे ही मतलब ऐसा हुआ, तो मैंने सीधे सिलाई का काम करना शुरू किया, और ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास इतना है कि मैं हाँ अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। तो वो काम शुरू किया मैंने गांव में। और मार्च में जो है, आप सभी को पता है, मार्च 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरे पास 100 रुपये तक नहीं थे कि बच्चे कुछ बोले खाने के लिए, दे दो मम्मी टॉफी बिस्किट, तो उसके लिए भी पैसे नहीं थे। और वहां से सिलाई की शुरुआत की मैंने, और अच्छा पैसा मिलने लगा। होता ही है, जो बहनें अगर कोई सिलाई करते हैं तो उनको लगता होगा उसमें, क्योंकि ऐसा लगता है यार शुद्ध प्रॉफिट है, 5 रुपए की रील में 200 रुपये अपना मिल जाता है। मेहनत ही तो लगती है, और वो मेहनत का मेहनत आना मिल जाता है। तो मैं भी उसी काम में लग गई, और उसी के जब लॉकडाउन लग गया, सारा सब जगह बंद हो गया, फिर जो है नेगी जी का मुझे कॉल आया, और उन्होंने कहा कि भाई आज तक तुम जो है इधर उधर नहीं जा सकते थे, तुमने कहा बच्चे से, लेकिन अब ये सिस्टम ऐसा हो गया है कि इसको घर से ही कर सकते हैं। मैंने कहा घर से कैसे? बोला कि फोन से मीटिंग अटेंड करनी है। तो मेरे पास कीपैड वाला फोन था। अब ये हुआ कि यार देखते हैं, मतलब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो करके देख लेते हैं। तो मैंने अपनी माँ को बोला, मैंने कहा माँ एक ऐसा ऐसा काम है, और वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें फोन से ही काम होगा, तो क्या करूं मैं? तो मेरी माँ ने मुझे उस समय एक 9,000 का एक फोन दिलाया, बोला कि तुम काम करो और देखो, बोलना देखो बोला। मैंने फोन लिया, मैंने फिर उसके बाद यही जूम ऐप वगैरह प्रोसेस शुरू किया, मीटिंग अटेंड की। पहले दिन जब मीटिंग अटेंड की, तो उस समय टाइगर टीम में जो मीटिंग अटेंड करने वाले होते थे, टोटल 18-19 लोग थे, ज्यादा नहीं थे। और 18-19 लोग की मीटिंग में मैं भी पहुंची। तो मतलब वही भैया प्रोग्राम लेते थे, और सारे लोग चुपचाप सुन रहे। मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब ये लगा कि यार ये क्या है, एक ही आदमी बोले जा रहा, एक तो वो भाषा समझ में नहीं आती थी, है ना, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन होती थी। और मैंने कहा यार एक ही आदमी बोल रहा, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि पूरी मीटिंग तक तो कभी नहीं बैठती थी, शुरुआत में वही होता है, नए लोगों के साथ में पूरी मीटिंग तो अटेंड करते ही नहीं। आए और आधे घंटे स्क्रीनशॉट लिया, अपलाइन को भेजा और निकल गई। लेकिन मेरी भी वही आदत थी, आधे घंटे थोड़ी बहुत मीटिंग अटेंड की, अच्छा नहीं लगा, लीव कर दिया, और अपना जो है सिलाई वगैरह का काम शुरू कर दिया। फिर 2-3 दिन ऐसे हुआ, मैं बहुत बोर हो गई। मैंने कहा यार ये तो नहीं जमने वाला है काम, और नहीं हो पाएगा मेरे से। नहीं कि मैंने मीटिंग अटेंड, और यही लगभग अप्रैल मई जून का महीना भी था, तो दिन में सोने का भी टाइम होता है, तो सो गई। और पता नहीं फिर ये, क्योंकि मीटिंग अटेंड करो तो भी अपलाइन का फोन आता था, क्या कैसा लगा? और ना अटेंड करो तो भी अपलाइन का फोन आता था, क्यों ना अटेंड नहीं किया? मैंने कहा ये तो जान खाएंगे। लास्ट के टाइम पे मीटिंग खत्म होने का टाइम था, लगभग 2:30 बजे शुरू होती थी, तो 3:30-4 बजे के आसपास मीटिंग खत्म हो जाती, तो उस समय जुड़ गई लास्ट में जुड़ी। और ये हुआ कि एक स्क्रीनशॉट लेके, इनको क्या पता कि मैंने मीटिंग अटेंड की नहीं की, इनको भेज दूंगी और हो जाएगा मेरा काम।
लेकिन कहते हैं ना कि आप लोग बहुत बार गए होंगे जब कथा सुनने जाते हैं मंदिरों में, तो कहते हैं कि कथा सुनने के बाद अगर प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो उस कथा को सुनने का कोई फायदा नहीं। और मेरे साथ परमात्मा के आशीर्वाद से यही हुआ। मैंने कथा तो नहीं सुनी, लेकिन मैं सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने लास्ट में चली गई, और भैया ने वहां पे एक ही बात बोली कि जिसने आज का पूरा प्रोग्राम अटेंड किया वो जीवन में बहुत कुछ करेगा, लेकिन जो सोया रहा वो सोया ही रहेगा। वो बात मेरे दिल को ऐसे चुभ गई, क्योंकि काम की भी जरूरत थी। और ये तो था कि यार कुछ करना है, लेकिन कैसे करें, कुछ बड़ा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था, और हमारे पास कुछ ऐसा होता नहीं है कि हम लोग मतलब कुछ करें लाइफ में। हमें मतलब पता ही नहीं गलत क्या है वो चीज पता है, लेकिन सही क्या है वो पता नहीं होता है। तो भैया ने जब वो बात बोली कि जिसने प्रोग्राम अटेंड किया वो बहुत कुछ करेगा, और जो सोया रहा वो सोया ही रहेगा जिंदगी भर, तो मेरे वो बात जो है मेरे को हजम नहीं हुई। और मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो इनकी मीटिंग एक महीने सुन ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। और धीरे 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 शुरुआत में हो ही रहा था बहुत सारा कंफ्यूजन, लेकिन अब संकल्प लिया था कि एक महीने तक छोड़ना नहीं है, तो फिर चलती रही। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, और मुझे धीरे धीरे ये माहौल अच्छा लगने लगा। और मतलब सब यही होता था कि मीटिंग में शुरू आ गए भैया को, मतलब एक बोल रहा कि गुरु, दूसरा बोल रहा गुरुदेव, तीसरा बोल रहा गुरुदेव। उसके बाद जो है एक मीटिंग थी भैया के मतलब उसमें प्रमोशन में लिखते हैं कि जैसे महागुरुदेव, ये तो गुलाटी जी का प्रोग्राम था, प्रमोद गुलाटी सर हरियाणा के हैं, और उनका प्रोग्राम था। तो उस समय कहा कि जो हमारे गुरु हैं उनके भी गुरु हैं, महागुरु हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो अब स्कूल टाइम पे आप समझ सकते हैं कि खास तौर पे जो टीचर लोग होते हैं गुरु, वहां पे सुना, और उनको भी हम कोई ऐसी भावना से, एक रिस्पेक्ट वाली बहुत ज्यादा भावना से नहीं वो करते। क्यों, अब वो कहीं पे टांग खिंचाई होती है क्लास में, कहीं पे बेइज्जती हो जाती है, तो टीचरों के बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जो टीचरों के कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम रख देते हैं। तो वो सुना था मतलब इस प्रकार से। तो मैंने कहा ये गुरुओं के गुरु महागुरु क्या चल रहा है, चलो इनके महागुरु को भी सुन लेते हैं। महागुरुदेव भी आए, महागुरुदेव को भी सुना कि यार स्कूल में था, कंप्यूटर टीचर था, प्रिंसिपल को बताने आए प्लान, प्रिंसिपल को समझ में नहीं आया, मैंने किया, और मेरे को आज 6 लाख रुपया मिल रहा है। जैसे ही उन्होंने 6 लाख बोला, मुझे लगा ये तो फ्रॉड है, ये बेकार काम है, ये हम लोगों के गरीब लोगों का काम नहीं है। और ये तो मतलब हाँ लगता ही है शुरुआत में, जिसकी कंडीशन ऐसी हो कि मैंने आपको जैसे बताया कि 100 रुपये तक नहीं थे पर्स में, और ये था कि यार कहीं पे 4-5 हजार रुपये में भी अगर नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूंगी, क्योंकि उस समय उसी उतनी की जरूरत थी। जिसको 5 हजार की नौकरी नहीं मिल रही है, वो उसके सामने कोई 6 लाख की बात कर जाए तो मामला तो ऊपर से फिर निकल जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैंने अपलाइन को कॉल किया, मैंने कहा ये क्या है भैया, मैंने कहा ये तो बेकार है, कोई बोल रहा 6 लाख मिल रहा, फिर वो फीडबैक भी देते हैं। अब एक स्टार रूबी का प्रोग्राम था, तो उसमें एमरोल्ड वगैरह वो सब भी थे, तो कोई बोल रहा 3 लाख मिल रहा, कोई बोल रहा 1.5 लाख मिल रहा, कोई बोल रहा 50 हजार। तो मैंने कहा ये बात मुझे हजम नहीं हुई। अब मैंने अपलाइन से बोला, मैंने कहा हमें क्या मिल रहा है वो बताओ। बोला खरीदारी कंटिन्यू होती है, मैंने कहा हाँ। तो मेरी आईडी चेक की तो 67 रुपया आया था उस समय। अपलाइन ने मुझे बोला बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हें 67 रुपया मिला है। मैंने कहा 67 रुपए की बधाई ऐसे दे रहे हो जैसे 67 हजार इनको लाखों मिल रहा है, और हमको जो है अब 67 रुपए की बधाई दे रहे हैं, मतलब ये तो मामला जम नहीं रहा है। तो मैंने कहा ये सच में आता है पैसा? बोला हाँ आता है। मैंने कहा ये ज्यादा कैसे आएगा? बोला ज्यादा आएगा, अपनी लिस्ट पे काम करो। और जो 6 बेसिक हैं उनका वीडियो मेरे पास भेजा गया, बोला कि ये 6 बेसिक के ये वीडियो देखो, और तुम आगे काम कर दो इसमें, और तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है। बताना शुरू कर दिया एक तरफ से, है ना। तो वही होता है जो आपके साथ भी होता है। एक रिश्तेदार को बताया, उसने बोला हाँ, है ना। और मतलब जब मेरे साथ एक जो टफ सिचुएशन चल रही थी, आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा जब हमारे साथ मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं, उस समय बहुत सारे रिश्तेदार फोन करते, अच्छा बेटा क्या हुआ, अरे ऐसा, ओहो तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, है ना, अच्छा तुमको तो ऐसा करना चाहिए था, तुमको तो वैसा करना चाहिए था, बहुत सारा। और बोलते थे तुम एक आवाज लगाना, हम साथ में हैं, है ना। उस समय, आज तो 2 हजार की ज्वाइनिंग है, उस समय 1 हजार की थी। एक आवाज लगाना, हम साथ में हैं। उन लोगों ने 1 हजार रुपए का सामान नहीं खरीदा अपने घर के लिए,
1000 की मात्र ज्वाइनिंग होती थी। भाई मैं एक ऐसा काम शुरू कर रही हूँ जिसमें जो है कुछ ऐसा ऐसा बेनिफिट है ना, जो शुरुआत में तरीका होता है बताने का, और जो है तुम लोग भी करो, मेरे को जो है इस महीने 5 ज्वाइनिंग करवानी है, ये वो। और हाँ हाँ ठीक है, अरे वो फलाने हैं ना, उन्होंने भी बोला था, हाँ ठीक है करेंगे, हाँ दोबारा जो है गायब। ये सबके साथ में होता है। और ये जो है मतलब जो लोग ऐसा वो करते थे, फिर मैंने जो है भैया कहते हैं कई बार कि ये सिस्टम जो है छलनी लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे पता चल जाता है भैया, क्योंकि मीटिंग में बताते थे कि इस आपको जो है आपके काम को वही पसंद करेगा जो आपको पसंद करता है। आपका कोई भी कार्य आप शुरू करो, उसमें आपका साथ वही देगा जो सच में आपको पसंद करता है। जो लोग फॉर्मेलिटी करते हैं ना, वो लोग बहाने बना के निकल जाते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ, मेरे अपनों ने ही बहुत सारे बहाने बनाए और वो जो है मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। फिर ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिल से प्यार करते हैं, और जो आज भी मैं किसी अपने लीडर से बात कर रही थी, तो मैं वही बता रही थी, जो मेरी शुरुआत की 5 ज्वाइनिंग है ना, वो पांचों के पांचों आज टर्मिनेट हैं। लेकिन उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने शुरुआत में मेरा हौसला बढ़ाया। और उन लोगों ने आज कुछ नहीं करते, आज सब टर्मिनेट है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब इन्होंने मेरा कहना माना और मेरा हौसला बढ़ा। मैंने कहा अगर मैं 5 लोगों को करवा सकती हूँ तो मैं औरों को भी बता सकती हूँ। धीरे धीरे किया, अपलाइन का सपोर्ट मिला और अपलाइन के साथ मिलकर काम किया। अगले महीने मेरे को जो है 1074 रुपये की इनकम आई। और सच में जब 1074 रुपये आए तो फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब इतनी खुशी हुई। मैंने फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप उन पे लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला यही होते हैं मतलब कुछ किंजड़े, कुछ इस प्रकार से शब्दों का यूज किया कि देखो थोड़ा सा मिलने नहीं लगा, और 1000 रुपये के लिए, और इतना बड़बड़ करती है फोन पे, और लास्ट में बोले 1000 रुपये मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे ज्यादा भी मिलेंगे। फिर मैं जो है आसपास मीटिंग वगैरह होती थी तो औरों को भी सुनाने लगती। लोग बोलते अच्छा तेरी भी आएगी कार, अच्छा अब तेरे को भी मिलेंगे ये इतने पैसे जैसे इन लोगों को मिल। मैं बोल धीरे धीरे क्यों नहीं मिलेंगे, चलो बहुत बढ़िया। तो किसी को बोलते कि जुड़ जाओ ना, ऐसा ऐसा सिस्टम है, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, वो लोग बोलते कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं तू कर ले, और जिस दिन तेरे को मिलने लग जाएगा तब हम भी कर लेंगे। मैं बोलती ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से चलते रहे आगे। अपलाइन का जो है सपोर्ट मिला, और मीटिंग वगैरह जो हमारी ऑनलाइन चलती थी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और धीरे 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 सच में आरसीएम का एक फुल फॉर्म वैसे तो सभी को पता है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, लेकिन आरसीएम का जो सही फुल फॉर्म है और जो मेरे साथ हुआ है मैं उसका यही बताती हूँ। आरसीएम, आर फॉर रिलेशन, सी फॉर कैरियर, एम फॉर मनी। तो आरसीएम जो है अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। यहाँ एक अच्छा रिश्ता क्या होता है वो मुझे आरसीएम में आकर पता चला। एक मतलब दिल से रिश्ता निभाना क्या होता है, दिल से कैसे किसी के लिए सपोर्ट करते हैं, वो आरसीएम में आकर पता चला। और इसी प्रकार धीरे धीरे फिर जो है उस टाइम पे जो हमारा वाला एरिया था, तो हम लोगों को ये भी नहीं बता सकते थे कि फलाने को देखो वो इतना बड़ा काम कर रहा है। आज हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है, आज हम जो है बहुत सारे लोगों के मतलब फोटो वीडियो दिखाकर उन लोगों को जब मंच पे सम्मानित किया जाता है, बहुत सारे हमारे स्टार पिन। उस समय हमारे एरिया में क्या लगभग शायद रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में भी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मतलब ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा प्रचलन, क्योंकि जब 2010-11 से पहले जो है आरसीएम बिजनेस चला था, उसके बाद रुका था, क्या चैलेंज आई उसके बारे में तो हमें कुछ पता था नहीं। तो हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल था, और वही होता था किसी को भी बोलो तो वो बोलते थे हमने करके छोड़ दिया है ना। और हम तो मतलब बच्चे ही रहे, क्योंकि सन 2000 से आरसीएम चल रहा है, तो उस समय तो हम लोग कुछ भी नहीं थे। लेकिन यही होता, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। और जब जो है लोगों के पास जाते तो लोग बोलते थे एक वो नहीं है वो फलाना, उसको जानते हो आप, अच्छा वो हाँ उसकी टीम में हमने जुड़े थे, वो इतने सारे लोगों को जोड़ा और 19,000 रुपये डुबाए। अब समझ ही नहीं आता, हमारे अपलाइनों ने तो बोला कि रुपये तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, पैसा तो डूबता ही नहीं है, पैसा जब लगाया ही नहीं तो फिर डूबेगा कैसे। लेकिन जब लोग ऐसा बोलते थे तो ये होता था यार चलो कोई बात नहीं, हम जब तक हम नहीं डूबे तब तक हम करते रहेंगे। तो धीरे धीरे
होता ही है, रिश्तेदार परिवार सभी लोग, कुछ लोगों ने बोला कि भाई देख लेना तुम जो है इसी काम में डूब जाओगे। तो मैंने कहा अगर बाजार से सामान खाकर डूब सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे मंजूर है। तो ऐसे ही चलते रहे, अपना सफर जो है तय करते रहे। धीरे धीरे फिर 1500 की इनकम आई, फिर 2000 की इनकम आई। और यहाँ पे जो है मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन सुषमा दीदी का, जिन्होंने की, क्योंकि जब मतलब बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, क्या बोलते हैं कि यार हमारे भाई बहन नहीं जुड़ रहे हैं, हमारे परिवार वाले नहीं जुड़ रहे हैं, मेरे गांव से कोई नहीं जुड़ रहा है ना। कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि भाई सिस्टम से पहले तो हमने किसी से सीधे मुंह बात की नहीं, और जैसे ही अब मतलब सिस्टम में जुड़ गए तो हम लोग जो है लोगों से, लोग हमसे जो है कटना शुरू कर देते हैं। फिर हमको क्या लगता है, कुछ लोग ज्वाइनिंग करने से पहले ही बोल देते हैं मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मेरे साथ कोई नहीं जुड़ने वाला, है ना। तो फिर तो पता चल जाता है कि हमारा मामला कैसा है गांव में, परिवार में, रिश्तेदारी में। लेकिन जो है मेरी अपलाइन ने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि भाई एक एरिया में भले ही, मतलब जिस टाइम पे मैंने शुरू किया मेरे गांव में जो है होम मीटिंग करवाई थी नेगी जी और योगेंद्र रावत भैया ने, तो उस टाइम पे मेरे गांव से बहुत सारी ज्वाइनिंगें हुई थी। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी का भी, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया शुरुआत में और वो उन्होंने ज्वाइन किया। तो धीरे धीरे ऐसे ही करके जो है आगे जब निकलते रहे, तो मैंने एक दिन जो है डिसीजन लिया कि मुझे एक मीटिंग करवानी है अपनी टीम के लिए। और जब 1074 रुपये आई तो खुशी भी थी, जोश था, एनर्जी थी। एक ऑनलाइन मीटिंग रख दी, अपलाइन से बात की और ऑनलाइन मीटिंग भैया से बोला, भैया ने बोला ठीक है मैं मीटिंग दे दूंगा। और उसमें जो है मेरी सभी अपलाइनें बैठी हुई थी। संगीता उनियाल दीदी थी और नेगी जी थे, मैठानी भैया थे, सुषमा दीदी थी, वशिष्ठ भैया थे। सारी अपलाइनें बैठी हुई और मैंने दिन भर इतनी कॉलिंग की, इतनी कॉलिंग की, लगभग जो है 30-35 लोगों का ग्रुप रहा होगा मेरा उस समय। मैंने सबको कॉलिंग की, नए लोगों को भी बुलाया मीटिंग में ऑनलाइन। और क्या हुआ कि जब मीटिंग ज्वाइन करने का टाइम आया उस समय 7 लोग मीटिंग में जुड़े हुए। अब क्या करूं, मतलब ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई, अप लाइन ज्यादा बैठ गई और डाउन लाइन कम बैठ गई, ये क्या हो गया। और फिर 7 लोग जुड़े हुए। धीरे 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 क्या हुआ कि मीटिंग में लास्ट तक जो है एक ही व्यक्ति, और वो एक व्यक्ति जो है आज मेरी टीम का पहला है और वो टर्मिनेट है। एक व्यक्ति के लिए मेरी सभी अपलाइन रही और भैया ने पूरा प्लान दिया, और वो एक व्यक्ति भी आज सिस्टम में नहीं है। और मुझे उस दिन ऐसा हुआ कि नहीं, आज तो मैं आरसीएम पक्का छोड़ दूंगी, आज के बाद तो मुझे करना ही नहीं है। जब मैंने इतना किया और 7 आए, वो 7 में से किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया, एक ने ही वीडियो ऑन किया, वही आखिरी तक रहा और वो आज सिस्टम में नहीं है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब तो नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा बाकी मैं अपलाइनों से कैसे बात करूंगी, ये क्या सोचेंगे। जैसे कई बार लगता है ना कि यार हम होम मीटिंग रखेंगे, कोई आएगा नहीं तो क्या होगा, अपलाइन अपलाइन को सारा पता होता है ना। तो मुझे भी ऐसे ही लगा। लेकिन सुषमा दीदी का कॉल जैसे ही आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो लेडीज है, बात कर लेती हूँ। और बोला बहन बहुत जबरदस्त। मैंने कहा अब तो ये खाली जो है बात बनाने, चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली बात है। मैंने कहा दीदी कहाँ से जबरदस्त हुआ, मतलब देखो एक आया। दीदी ने बोला मुझे पता है ना, तुमने कम से कम 30-35 लोगों को कॉल किया। मैंने कहा यार ये तो बात बन नहीं रही है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला, बोला मुझे पता है ना, ऐसे ही तो होता है। 30-35 लोगों को बुलाया तब जाके 7 लोग आए, है ना। मैंने कहा दीदी लास्ट में तो एक ही रहा। बोला कोई बात नहीं, हमें पता है ना तुमने मेहनत की। तो मैंने कहा हाँ यार। तो मतलब जब दीदी ने वहां पे वो बात कही तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसे ही होता है, सभी के साथ होता है, कोई बात नहीं। बोला आगे से रखेंगे तो अगली बार 2 आएंगे, फिर ऐसे ही करके 3 आएंगे, तब वो 3 भी एक एक लाएंगे तो तुम्हारी टीम 6 लोगों की बन जाएगी। मैंने कहा यार हाँ बात तो सही है। तो फिर ऐसे ही करके जो है मतलब ये हुआ कि यार मेरी अपलाइन जो है इतने सपोर्ट कर रही है और वो मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, तो मुझे आगे करना चाहिए। तो फिर जो है दीदी ने सपोर्ट किया, भैया ने सपोर्ट किया। मतलब दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। सुषमा दीदी ने मुझे जो है फर्स्ट टाइम बोला, मैं सच में मतलब आरसीएम बिजनेस से पहले की बात करूं तो मैंने देहरादून देखा ही नहीं था। तो मैं देहरादून पहले आरसीएम की वजह से ही आई। और दीदी ने जो है
1 महीने तक जो है मैं दीदी के साथ में रही, दीदी ने मेरे साथ में वर्किंग किया और मेरे को इतना सपोर्ट किया यहाँ पे कि उसके बाद जो है मैं घर भी चली गई। तो यहाँ पे पूरी टीम मेरी अपलाइन ने संभाला, आदरणीय वशिष्ठ भैया, मैठाणी भैया और सुषमा दीदी, उन्होंने पूरी टीम को संभाला देहरादून में। और जिसके लिए मैं देहरादून आई थी, जिनको ज्वाइन करवाने के लिए आरसीएम में, वो आज कोई सिस्टम में नहीं है। जिनको मैं मतलब ये आई कि वहां जाना है, इन इन लोगों को ज्वाइनिंग करवाना है, इनके घर पे जाना है, कोई नहीं है। आज जो देहरादून में टीम है यहाँ पे जो मेरे साथ में है अभी, तो जितने भी लीडर हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जो लिस्ट में ही नहीं थे, जिनको मतलब सोचा ही नहीं था ये लोग काम करेंगे। तो आज वो लोग काम कर रहे हैं। और मुझे जो भी सीखने को मिला वो सारा डिजिटली जो है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वो एक ऐसी जगह है कि लगभग अगर घर से जाना है तो आपको 8 बजे से पहले पहले निकलना है, और घर वापस जाना है तो 1 डेढ़ बजे से पहले पहले जाना है, वरना गाड़ियां नहीं मिलती। तो कोई बहुत ज्यादा फील्ड वर्किंग नहीं की है, अपलाइन के सपोर्ट से, अपलाइन के आशीर्वाद से जो है यहाँ तक का सफर तय किया है। और ऐसे ही ये सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत है। जब मैंने जो है मतलब 1,000 आया, फिर 2,000, 1,500 ऐसे करके जो है 2,500, 5,000, 5,000 तक की जब इनकम आई तो मुझे मतलब इतनी खुशी हो गई। फिर वही होता है, क्योंकि भैया शुरुआत में बोलते थे कि तुम जो है इस सिस्टम में कम से कम जो है 3 साल टिके रहो और तुम्हें कम से कम 15-20 हजार की पर मंथ की इनकम आएगी। मैं बोलती थी भैया 15-20 हजार नहीं चाहिए, मगर मुझे अगर 5,000 भी आ गए ना तो मैं 5 साल टिकने के लिए तैयार हूँ इस सिस्टम में। तो भैया बोलते थे फिर तो कामयाबी पक्की है। लेकिन ऐसे लगता है चलो, लेकिन जो है 5,000 के बाद मेरी इनकम सीधे 10,000 की हुई, 10,000 के बाद 12 हुई, 12 के बाद जो है सीधे 24,000 की इनकम हुई, और 24,000 के बाद 36,000, 36,000 के बाद हाईएस्ट चेक मेरा 46,000 का भी इस सिस्टम से आया है। और टोटल जो है लगभग 6.5 लाख प्लस मैं इस सिस्टम से जो अर्निंग कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में यही बोलूंगी, इस सिस्टम में अगर आप जाने अनजाने जैसे तैसे आप आ गए हो, तो जो आपको इस सिस्टम में लेकर आया है, जितने भी अगर कोई ऐसे साथी हैं वो पहली बार इस प्रोग्राम से बने हुए हैं, और आज भी हो सकता है अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए फिर भी आप बने रहें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपको 4-6 लोग जब मना करते हैं तो उससे बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। सोचो ऐसी अपलाइन जैसी मेरी अपलाइन है इस सिस्टम में, जैसे मैठानी भैया जैसे अपलाइन, जिनको मतलब लगा लो ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 दिन से वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, हम क्यों बात करें। ये होता कि मेरा फोन उठाना चाहिए, मैं अपलाइन हूं, नहीं। हमको जो है भैया कहते हैं ना कि जब हम इस सिस्टम में आए तो हमको इस प्रकार से काम करना चाहिए कि बिल्कुल जैसे आज ही हम इस सिस्टम में आए, जब तक कामयाबी चाहिए, जब तक कामयाबी चाहिए तब तक जो है हमें बिल्कुल जो है ग्राउंड से जुड़कर काम करना है। और साथियों, मेरे जो अपलाइनों ने मुझे जो है आगे बढ़ने का एक सूत्र दिया था इस सिस्टम में, उन्होंने मुझे यही कहा था। जिस भैया ने बोला, जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो भैया ने कहा कि तुम्हारी एज लगभग कितनी है। तो उस समय 26 साल मुझे थे, तो मैंने कहा मेरी उम्र 26 साल है। तो भैया ने कहा 3 साल बाद कितने के हो जाओगे। तो मैंने कहा भैया 26 है अभी, तो 3 साल बाद यही होंगे, 29 की रहूंगी। बोला अगर आरसीएम के साथ 29 की हुई तो जिंदगी कुछ और होगी, और आरसीएम के बिना 29 के हुए तो जैसे आज हो वैसे ही रहोगे। तो वहां से डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी को अगर आगे कटना है तो आरसीएम के साथ। लेकिन आज जिंदगी कट नहीं रही, आज जिंदगी जो है जी रहे हैं। और मैं सच में बताती हूँ, मैं बहुत बार ये महसूस करती हूँ कि मैं दुनिया की बहुत ही खुश नसीब महिला हूँ, जिसे जो है इतनी मतलब एक इतनी ऐसी जिंदगी मिली है। अगर मैं ये सिस्टम को नहीं अपनाती तो शायद आज भी मतलब कहीं ना कहीं घास काट कर सिलाई करके अपने जिंदगी का गुजारा कर रही होती। और सच में इस सिस्टम में इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, जो कि कभी सोचा ही नहीं था। हमारी ग्रेट अपलाइन में जो हमारी दीदी है मीनाक्षी दीदी, तो मीनाक्षी दीदी भी बहुत बार मतलब जब शुरुआत में जब उनको पता चला होगा मेरे बारे में कैसा, लेकिन इतना सपोर्ट करते, मतलब एक बात
बातचीत करते थे। एक मतलब जब कभी होता है कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उनके साथ में शेयर करती। तो जरूरी नहीं है कि मतलब हम लोग जब आगे बढ़ रहे हों तो तभी जो है सपोर्ट मिले। यहाँ पे तब भी सपोर्ट मिलता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, और जब हमें ऐसे लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो ये समझ लो कि फिर बहुत कुछ होने वाला है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, खास तौर पे वो लोग जो कि आगे बढ़ रहे हैं, जो क्लोजिंग करते हैं, बहुत बार लगता है कि क्लोजिंग के टाइम पे ऐसे लगता है यार अब तो मतलब 12 बजने के लिए इतने ही घंटे बाकी हैं, इतने ही मिनट बाकी है, नहीं होने वाला है। और उसके बाद लास्ट में जब होता है तो कितनी खुशी महसूस होती है। तो मुझे भी जो है अपलाइन ने यही कहा था, जब तड़प कर कामयाबी मिलती है तो तड़पो, तड़पने में क्या जाता है ना। तड़पने से ही, क्योंकि कहते हैं ना हमारी अपलाइन बहुत बार प्रोग्राम में कि जब पसीना आता है उसी के बाद जो है ठंडी हवा का मजा आता है ना। पसीना ही नहीं आएगा तो आजकल कोई पंखा चला के दिखा दो, आजकल कोई पंखे के नीचे बैठकर दिखा दो, किसी को मजाल है पंखे के नीचे बैठने की। लेकिन गर्मियों में पंखा भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं। किसी होटल के अंदर बैठ गए तो मन करता है कि यार यहीं बैठ के रह जाए, अच्छा एसी चल रहा है यहाँ पे। तो वही होता है, जब तक तड़पेंगे नहीं तब तक किसी भी चीज की कीमत का पता नहीं चलता है। तो बहुत अच्छी बात है हम इस सिस्टम में हैं, और इस सिस्टम में जो है हमें इतने प्यारे भाई बहन जो रिश्ता आज मिला हुआ है यहाँ से। मैं सच में, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने पता नहीं अपने भाई बहनों से कब से बात नहीं की। लेकिन जो है कुछ दिन होता है जब जो है किसी भी बहनों से इनसे बात नहीं होती है, ऐसे लगता है यार बहुत दिन हो गए कहाँ होंगे, है ना। तो बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, तो सबसे बातचीत होती है और आज इतना प्यारा परिवार मिला है। और इस सिस्टम में जो है हमें अगर आगे बढ़ना है तो आज ही अपने आप को चेक करना है। भैया ने मुझे एक बार एक वीडियो भेजा था, बोला कि तुम इस वीडियो को देखना और डिसीजन लेना कि आगे क्या कर। तो उस वीडियो में कहा गया था कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि आज हम किन 5 लोगों के साथ में हमारा ज्यादा उठना बैठना है। आने वाले जो, अगर हम कंटिन्यू उसी उन्हीं के साथ में रहे तो आने वाले 5 साल में हम वहीं रहेंगे जहां वो लोग हैं। और अगर हम जो है अपनी लाइफ को कुछ ऐसा चाहते हैं कि 5 साल में हमारी लाइफ ऐसी हो, तो आज ही हमें जो है चेंज करना पड़ेगा। हम किस प्रकार के लोगों के साथ में उठना बैठना पसंद करना है हमें। उन लोगों के साथ में, उन लोगों की तरह जो जिस प्रकार का काम वो लोग करते हैं उस प्रकार का काम कर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे आसपास लोग अच्छे नहीं है हम आज ही घर छोड़ के निकल जाए। सबसे पहले फोन चेक करना है हमें, अपना यूट्यूब खोलिए और देखिए फ्रंट में जो होम पेज है उस पे किस प्रकार की वीडियो आ रही है, वैसे ही रहने वाले हैं हम लोग। और अगर चेंज करना है तो आज से ही जो है, कभी भी जो है हम आरसीएम में जो जितने भी बड़े जितने भी लीडर हैं उनका अगर आप फोन चेक कर लोगे ना, आपके फोन में वही वीडियो उनको दिखेंगे। आपको इनविटेशन कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, किस प्रकार के जो है हम वीडियो देखते हैं, किस प्रकार का हमारा जो डाटा है ना वो किस दिशा में यूज हो रहा है, क्या एक सही दिशा में यूज हो रहा है, या फिर जो है हम जो है टीवी वो जो सीरियल टीवी में पूरे नहीं देखते हैं वो फोन पे रिपीट करके देख रहे हैं। अगर अपने बच्चों के लिए हमें कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए खुद प्रेरणा बनना है, तो खुद ऐसा काम जरूर करना होगा ताकि हम उनको बताएं कि बेटा हमारे अभी बच्चे क्यों फोन छेड़ रहे हैं। इसीलिए फोन छेड़ रहे हैं क्योंकि जब हम सिर्फ फोन पे टाइम पास कर रहे हैं, हम जो है सिर्फ सीरियल देख रहे हैं, हम लोग वो रेसिपी देख रहे हैं जो हमारे किचन में कभी नहीं बनती है ना। रेसिपी जो है सिर्फ फोन में देखने तक ही अच्छी लगती है, वो किचन में कभी नहीं बनती। बच्चे भी लाल डाल डाल के जो है पानी निकाल देते हैं मुंह से, ये मम्मी बनेगा कब, लेकिन जो है मम्मी के भी वो ख्वाबों में ही बनता है। तो चेक कीजिए वो रेसिपी ना, इतनी शानदार शानदार आपको खाने के लिए मिलेगा, इतना शानदार। आप जो है अच्छे खासे मतलब होटल से मंगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बार जो है हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि मुझे आज बहुत अच्छा लगता है जब सुषमा दीदी के बच्चे बोलते हैं ना, गोलू दीदी का बेटा, तो वो जब बोलते हैं ना कि यार मम्मी वाह मजा आ गया, मतलब कितना शानदार जो है मम्मी घर पे ही जो है इतना अच्छा बिजनेस करे। और वो कहते हैं कि यार भले ही जो है मतलब कुछ चीज की कमी नहीं है, लेकिन शॉपिंग करने का मजा जो है मम्मी के ही पैसों
शो में आता है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यार हमारे बच्चे भी कभी ऐसा बोले, लेकिन कब बोलेंगे, जब हम दीदी की तरह काम करेंगे, जब हम जो है, हम हर कोई चाहता कि नहीं यार, जैसे अब मतलब दीदी एक ऐसे लेवल पे हर कोई चाहता है यार दीदी की तरह बनना है, लेकिन क्या हमें चेक करना है हम दीदी की तरह काम भी कर रहे हैं? जब तक हम उस प्रकार के काम नहीं कर रहे हैं ना, तब तक हमें सिर्फ, क्योंकि सिर्फ इच्छाओं से कुछ नहीं मिलता है, हमें जो है संकल्प लेना पड़ेगा और उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। लास्ट में जो है एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। एक कहानी है। और एक बार क्या होता है कि देखो, हम सब बहुत सारे लोग, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और हम लोग जो है उनको किस प्रकार से इग्नोर करते हैं और लाइफ में हम अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानते। तो एक बार एक राजा ने जो है अपने सैनिकों से कहा और एक रास्ते में जो है एक चट्टान रखवा दी। कहा कि यहाँ बीच रास्ते में रख दो इस चट्टान को, और चुपके से देखना तुम कि क्या कोई आता है इस चट्टान को हटाने के लिए बीच रास्ते से। तो बहुत सारे लोग, उससे उनको कठिनाई हो रही थी क्योंकि बीच रास्ते में चट्टान था, उनको कठिनाई हो रही थी। बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग कहकर गए कि यहाँ पे किसने डाल दिया, कुछ लोग कहकर गए कि यहाँ पे ये राजा का महल है इतने पास में और ये हटा भी नहीं सकता है राजा इसको। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, जिनके मन में जैसा आया वो कहकर चले गए। लास्ट में वहां पे एक किसान आता है और वो किसान जो है उस पत्थर को वहां से हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने कहा कि यार इस पत्थर की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही होगी, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे। तो वो जब वहां से जो है उस पत्थर को हटाने लगा, उसने बहुत प्रयास किया और इतना मतलब इतनी हद तक उसने प्रयास किया कि उसने लास्ट में उस चट्टान को जो है वहां से उठाकर जो है किनारे पे ले गए। लेकिन फिर उसने वहां देखा, उस चट्टान के नीचे जो है एक पोटली रखी हुई थी। और जैसे ही जो है उसने उस पोटली को खोला, उसमें जो है एक वो था, एक लेटर लिख के रखा हुआ था, एक संदेश था उसमें। जो उसमें लिखा गया था कि जो इस चट्टान को हटाएगा, इस पोटली में जितने भी पैसे हैं, जितने भी जो है हीरे जवाहरात हैं, ये उसी व्यक्ति के हैं जो इस चट्टान को हटाएगा। तो उसने देखा और वो बहुत खुश हो गया। तो साथ ही मतलब इस कहानी से जो है यही सीख मिलती है हमें कि हमें जो है, जो रास्ते में कभी भी रुकावटें दिखती है, मुसीबतें दिखती है, तो जरूरी नहीं कि वो जो है हमें परेशान करने के लिए हो। क्या पता हम जब धैर्य के साथ उस मुसीबत का सामना करें और उस मुसीबत को जो है अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करेंगे, तो वहां एक अपॉर्चुनिटी थी। तो बहुत सारे लोग वही होते हैं जो कहते हैं, आपको कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, बेकार है, अभी भी जो है आपके हित के लिए कह रहे हैं, छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो जरूर, लेकिन आप टिके रहेंगे, आप इस मुसीबत का सामना करेंगे, तो आपको जो है बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। आरसीएम रिलेशन, रिलेशन बोलो, आप रिस्पेक्ट बोलो, कैरियर, मनी, एक जिंदगी में चाहिए क्या होता है, यही चीजें होती है। और आरसीएम भैया बार बार बोलते हैं, वशिष्ठ भैया, कि आरसीएम कंप्लीट पैकेज है। अगर हम जो है इसको समझ जाएं तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और धन्यवाद करती हूँ मैं उन सभी का जिन जो भी मेरे जीवन में आए, जिन्होंने संघर्ष भी दिया जीवन में, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि पता तो चला अपनी ताकतों का कि हम संघर्षों से भी लड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से आप सभी सिस्टम में टिके रहिए, अपलाइन पे भरोसा कीजिए। और अपलाइन, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमें लेकर आए हैं वो जो है दिल से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, दिल से आपका जब भला चाहते हैं, हम सबका जब भला चाहते हैं, तभी जाकर हमें इस सिस्टम में लेकर आते हैं। तो दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी सभी अपलाइनों का। और एक बार फिर से जो है मीना जोशी बहन को भी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, आप जो है शानदार होस्टिंग के लिए। वेलकम अगेन मीना दी।